नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर द्रव्य की अवस्थाएं। दोस्तों बात करते हैं इसमें हम लोग गैसीय नियम की, और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्पेशली न्यूमेरिकल्स की। देखिए दोस्तों ये 5.1 का न्यूमेरिकल है, ये 5.2 का न्यूमेरिकल है। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में 4 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों आज बता दें कि ये वीडियो नंबर 7 है और इसके पहले लगभग 6 वीडियो गई हुई है जिसमें कि इस लेसन की सारी बेसिक चीजों को समझाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के ठीक पहले हम लोग पढ़े थे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और आदर्श गैस समीकरण। 3 नियमों को पढ़े हैं और उन 3 नियमों के आधार पर आज हम 4 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से। तो आइए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा 5.1 आप देख सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें का ये पहला न्यूमेरिकल है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन में जो कुछ भी चीजें दी रहती है ना उनको आप स्पेशली नोट डाउन करेंगे। यहां पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके पहले आपको यह भी बताया हूं कि जहां पर दाब की बात आएगी, दाब को बार में नापेगा, टॉर में नापेगा, पास्कल में नापेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापेगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बार दिया हुआ है, अगर बार देगा ना तो आप क्या समझेंगे ये दाब है। और मैं बताया था कि अगर पहली बार दाब की बात करेगा तो वो P1 होगा, अगर दूसरी बार कहीं दाब की बात आएगी तो P2 होगा, अगर पहली बार कहीं आयतन की बात होगी, ठीक है। आयतन को हम लोग किसमें नापे थे, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आयतन को नापते हैं हम लोग किसमें, घन डेसीमीटर में, घन सेंटीमीटर में, घन मिलीमीटर में, ठीक है, घन मिलीलीटर में भी नापते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए घन डेसीमीटर दिया हुआ है, डीएम मतलब डेसीमीटर, और ये क्यूब है मतलब कि इसको क्यूब डेसीमीटर पढ़ सकते हैं या घन डेसीमीटर पढ़ सकते हैं। ये क्या है, ये आयतन है, आयतन को V से दिखाते हैं। अब दोस्तों अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर पहली बार आयतन की बात करेगा तो उसे कहेंगे V1 और दूसरी बार अगर बात करेगा तो उसे कहेंगे V2। अगर यहाँ पे देखिए बार की बात किया, पहली बार बार की बात करेगा तो दाब रहेगा P1, दूसरी बार बार की बात करेगा तो P2 रहेगा, अगर पूछेगा तो P2, अगर दिया रहेगा तो P2। अब देखिए यहाँ पर सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम में डिग्री सेंटीग्रेड से भी दिखाता है, C से दिखाता है, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाएगा, ये टेम्परेचर है। और मैं आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया रहेगा तो हमेशा उसको केल्विन में बदल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर या तापमान का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे पहले जो मिलेगा उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा केल्विन में, ठीक है, केल्विन में आ जाएगा। हालांकि देखेंगे कि आगे देखेंगे कि इस टेम्परेचर का इसमें कुछ लेन देन है कि नहीं। हालांकि देखिए मैं कुछ नियमों को आपको पहले बता दूं कि जो बायल्स का नियम था ना उसमें तापमान को स्थिर किया गया था, मतलब बायल का नियम किसको स्थिर करके बताया गया है, तापमान को। तापमान स्थिर रहेगा तब बायल का नियम आगे बढ़ेगा। चार्ल्स के नियम अगर बात करेंगे, चार्ल्स के नियम में किसको स्थिर किया गया था, तो दाब को। और आदर्श गैस समीकरण में किसको स्थिर किया गया था, ताप एवं दाब को, ठीक है। आगे देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ेंगे केल्विन में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक बार जो है वो पहली बार दाब की बात की गई है, तो दाब को P प्रेशर करते हैं, इसलिए P1 बराबर हो गया एक बार, ठीक है, एक बार। दाब पर वायु के 500 घन डेसीमीटर, ये क्या हो गया, आयतन हो गया, पहली बार नाम लिया जा रहा है 500 घन डेसीमीटर, तो V1 हो गया 500 घन डेसीमीटर मतलब डीएम क्यूब। चलिए आयतन को 200 घन डेसीमीटर तक संपीड़ित करने, ये दूसरी बार घन डेसीमीटर आ गया, तो ये हो गया V2 हो गया आपका, क्या हो गया 200 घन डेसीमीटर, याद रखिएगा, तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। मतलब ये पूछ रहा है P कौन सा P। अब देखेंगे पहली बार है कि दूसरी बार है, तो पहली बार यहाँ पे दिया, ये हो गया P1 लिख दिया यहाँ पे। अब न्यूनतम दाब दूसरी बार पूछ रहा तो ये हो जाएगा P2, मतलब P2 की वैल्यू आपको बताना है, मतलब P2 बराबर क्या। अब देखिए ध्यान से कि ये जो टेम्परेचर है ना, पहली बार इसकी बात किया लेकिन दूसरी बार बात नहीं किया है, तब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को छोड़ देंगे। मतलब वो बता रहा है कि ये कंडीशन कब हुई है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था तब हुई है, ठीक है। अब देखिए आपको रिलेशन इसमें क्या निकालना है, आपको P2 निकालना है, तो आपको देखना है कि कौन सा रिलेशन ऐसा है, कौन सा सूत्र या समीकरण ऐसा है जिसमें P1 V1 V2 और P2 आता है। तो आप एक सूत्र पढ़े थे पिछली वीडियो में, P1 V1 बराबर P2 V2, ये किसका सूत्र था, ये किसका सूत्र था, आपको मालूम है ना कि बायल का नियम था। बायल के नियम को हम लोग कैसे पढ़े थे, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया था P प्रोपोर्शनल टू 1/V,
ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल 1/p, और इसको जब प्रोपोर्शनल को हटाए थे तो ये कांस्टेंट लगाए थे r, ठीक है, और ये हो गया था v बराबर rp, और इसको जब यहाँ बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा pv बराबर r, और इसी को लिखे थे हम लोग p1 v1 बराबर p2 v2। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस तरह से समीकरण बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर यही समीकरण हम लोग लिखेंगे सूत्र से, मतलब सूत्र इतना लिख के फिर से लिखेंगे। अब देखिए मतलब इसका क्या हुआ कि इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भी इसी तरह देखेंगे। अब देखिए इसमें वैल्यू किसकी किसकी पुट करना है, क्या निकालना है हमको, P2, तो यहीं पर P2 को अलग कर लीजिए। ये देखिए P2 इधर है, P2 को इधर अकेले कर लीजिए। जब P2 को इधर अकेले करेंगे ना तो ये V2 इधर चला आएगा, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज अगर इधर से इधर आएगी और इधर गुणा है तो इधर आके भाग होगी, मतलब ये आपका P2 अगर निकालना आपको तो V2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा P1V1 अपान V2। ठीक है, ये सबको मालूम होगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, P2 का मान आ जाएगा। P1 का मान कितना रखना आपको, एक बार, ठीक है, एक रखिए। V1 का मान कितना आ गया, 500, ठीक है, बटे V2 का मान कितना रख देना है, 200। अब देखिए ये डबल जीरो कट गया, ठीक है, 5/2, 5 कम 5, 5/2, मतलब 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, 2.5। और ये P2 की वैल्यू है, ये भी P2 की वैल्यू, ये भी P2 की वैल्यू। अब P2 की वैल्यू किस में आएगी, देखिए P2 मतलब दाब है, दाब को किस में नापा जा रहा है, बार में, तो बार में आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। आपको मालूम हो रहा होगा कि कितने आसानी से हम लोग इसको कर लिए हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं इसको भी। देखिए लगे हाथ इसको भी कर लीजिए, ताबड़तोड़ करेंगे हम लोग इसके साथ ही। और भी 2 क्वेश्चन अभी और भी करने वाले हैं हम लोग, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं 5.2 का दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, कह रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब देखिए क्या दे दिया आपको, T1 दे दिया, कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 273 जोड़ेंगे, केल्विन में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए जो भी आएगा लिखेंगे आगे। 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब, मतलब ये क्या है, पहली बार दाब की बात कर रहा था। ये हो गया आपका P1 बराबर क्या हो गया, 1.2 बार हो गया। ठीक है, चलिए देखिए बार क्या होता है, बार जो दाब का ना सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। ठीक है, बार और टार भी होता है, हालांकि सरिया भी टार किस्म की आती है, तो वहां पे टार का मतलब सरिया नहीं समझेंगे, टार मतलब क्या हो गया, दाब का बड़ा मात्रक हो गया थोड़ा। ठीक है, अब देखिए 120 ml, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml, ml मिलीलीटर है, क्या है, आयतन है। तो पहली बार बात कर रहे हो तो V1 का मान हो गया कितना, 120 मिलीलीटर। अब देखिए आगे, मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। ठीक है, मालूम नहीं कितना भरा है, आयतन नहीं मालूम है। यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को, अब देखिए टेम्परेचर यहाँ भी वही था, टेम्परेचर यहाँ भी वही था, ये आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि तापमान क्या है, स्थिर है। तापमान क्या है, स्थिर है। इसका मतलब ये जो आपको समझना है कि अगर तापमान स्थिर है तो ये किस सूत्र पर लगेगा, बायल के नियम पर लगेगा। ठीक है, अभी दाब तो स्थिर नहीं है, अगर दाब भी स्थिर रहता तो आइडियल गैस समीकरण से लगाते, आइडियल गैस इक्वेशन से लगाते, लेकिन तापमान स्थिर इंडिकेट कर रहा है कि बायल के नियम से ये लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को 180 ml, 180 ml मतलब आयतन है, आयतन है तो किसमें, V2, दूसरी बार बात हो रही है, तो ये हो गया V2 का वैल्यू कितना, 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा, गैस का दाब क्या होगा, मतलब दूसरी बार दाब का नाम ले रहा है। एक बार दाब यहाँ आया तो ये P1 हो गया, दूसरी बार दाब यहाँ आया तो P2 हो जाएगा, मतलब P2 आपसे पूछ रहा है, तो P2 आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए इतनी चीजें आपको दी हुई, ये तापमान पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही, इसका मतलब तापमान क्या है, नहीं बदल रहा, मतलब T1 T2 अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर डिफरेंस 0 आएगा तो आप क्या समझेंगे, तापमान स्थिर है। वही बात यहाँ पर भी है, जो बताया था वो आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे सूत्र, किस सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए P1 V1 P2 V2 दिया है तो लिख देंगे सूत्र P1 V1 बराबर P2 V2 से या की सहायता से। चलिए इसी सूत्र से सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका P1, देखिए क्या निकालना है आपको, P2 निकालना है, P2 मतलब इसी को निकालना है, तो P2 को हटाइए, V2 को इधर भगाइए, तब P2 अकेला रहेगा, उसका मान आ जाएगा। V2 किधर करेंगे तो जाएगा P1 V1 बराबर P1 V1 बटे V2। अब देखिए वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे P1 का कितना हो जाएगा 1.2, और फिर V1 का कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अपान देखिए ये हो जाएगा 180, देखिए 4 3 12, सॉरी 3 चौक 12 कर दीजिए, और 3 छक्का 18, फिर 2 3 6, 2 दूना 4। अब इसको काट देंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 मतलब 0.8, और P2 मतलब दाब
दाब को किस में नापा जा रहा था, बार में, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 0.8 बार, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से लगे हाथ हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है, वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आइए तीसरा भी देखेंगे, ताबड़तोड़ देखेंगे आप। उसमें तीसरा न्यूमेरिकल है, अब बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या है इसमें, अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर किसी गैस का घनत्व तो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है, अर्थात प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब कि किसी भी गैस का दाब जो है उसके घनत्व के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही लेटेस्ट तरीके से, देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तो लग रहा होगा कैसे करें, लेकिन देखिए इसमें दिया हुआ अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए, मतलब अवस्था कौन सी है, द्रव्य की अवस्था आप पढ़ रहे थे, तो उसमें कोई समीकरण आया होगा, उस समीकरण का उपयोग करते हुए इसको प्रूव करना है। तो देखिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें आप जो है अवस्था समीकरण में आदर्श गैस समीकरण लेंगे, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए आपको आदर्श गैस समीकरण नहीं याद होगा, तब क्या करेंगे आप, आदर्श गैस समीकरण आपको नहीं याद है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ PV बराबर NRT होता है, ठीक है, PV बराबर NRT होता है, बहुत ही फेमस आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे इसको डेराइव करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कैसे डेरिवेशन करते हैं आदर्श गैस समीकरण का। तो सबसे पहले आपको नियम जानना होगा, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। आपको बॉयल का नियम नहीं मालूम है, तो बॉयल का नियम कैसे आता है, जब तापमान को स्थिर करते हैं ना, तो उसने बताया था, बॉयल ने बताया था कि जितना दबाएंगे उतने कम होगा, जितना दबाएंगे उतने कम होगा, क्या, आयतन, किसका, किसी गैस का। अब देखिए कैसे बताया था, एक नजर देखते हैं इधर, देखिए जब तापमान स्थिर होगा, मतलब बॉयल ने क्या बताया था, जब तापमान स्थिर होगा तो जितना दबाएंगे उतना आयतन कम होगा, मतलब कि आयतन और दाब में उल्टा संबंध होता है, आयतन बढ़ेगा कब, जब दाब कम होगा, मतलब घटेगा, जब आई बढ़ेगा तो आई कम होगा, जब ई कम होगा तो आई बढ़ेगा, जब ई बढ़ेगा तो आई ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब उल्टा संबंध है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। समीकरण नंबर 1। और देखिए चार्ल्स ने बताया था, चार्ल्स बताया था कि जब दाब 0 हो या दाब स्थिर हो तब क्या करते हैं, जितना गर्माएंगे उतना आयतन बढ़ेगा। समीकरण नंबर 2, ये देखिए बताया कि जितना दबाएंगे उतना आयतन बढ़ेगा, ठीक है, मतलब जितना दाब बढ़ाएंगे उतना आयतन घटेगा, जितना दबाएंगे उतना घटेगा। और इन्होंने क्या बताया था कि जितना गर्माएंगे उतना आयतन बढ़ेगा, ठीक है, दोनों को मिला दिए तो आदर्श गैस आ गया। आदर्श गैस समीकरण के लिए क्या होता है, दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिला देंगे तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T/P हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, एक नियतांक यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा RT/P, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे तो हो जाएगा PV बराबर RT। इसको जब सही करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक गैस के लिए है, अगर N मॉलिक्यूल गैसों के, ठीक है, तो उनके लिए हो जाता है PV बराबर NRT, ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका। अब देखिए यहाँ पर जो N है ना और V है, N मतलब होता है मोलों की संख्या, V बराबर होता है आयतन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा N/V, मतलब V को इधर कर देंगे, V को इधर ट्रांसफर करेंगे और RT को उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर कौन बचा, P/RT, और उधर कौन चला गया, N/V हो गया, ठीक है, N/V हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा ये समीकरण कहाँ से आ गया, ये पक्षांतर करने से आया है, ये पक्षांतर करने से आया है, और किसका पक्षांतर किया आप, इस आदर्श गैस समीकरण का पक्षांतर आप कर दिए हैं। अब देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए बात क्या होती है, ये क्या है, आयतन है, ये क्या है, मोलों की संख्या है, ये क्या है, दाब है, ये क्या है, गैस नियतांक है, ये क्या है, परम ताप T है। अब देखिए आपको क्या मिलता है, N बराबर आप पहले पढ़े होंगे जब रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा मोलों की संख्या कैसे निकलती है, मतलब भार बटे अणुभार से। भार को यहाँ पे किससे दिखाया गया, यम से, स्मॉल m से, ठीक है, भार को मतलब ग्राम में व्यक्त करते हैं इसको, और ये हो गया उसका मोलर द्रव्यमान, कैपिटल यम, ठीक है, ये देखिए हो गया आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए आप समीकरण नंबर 3 में जो n का मान है ना वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, मतलब n की जगह आप m और m रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका P/RT बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल m अपान कैपिटल M इंटू V। अब देखिए ये आपका क्या है, घनत्व होता है, मतलब हम लिखते हैं ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया, और समीकरण नंबर 4 के बाद हम जानते हैं घनत्व, घनत्व को D से दिखाते हैं, D बराबर होता है द्रव्यमान M बटा आयतन, आयतन क्या, V, ठीक है, आयतन क्या हो जाता है, V हो जाता है। अब देखिए हम D को रखेंगे, ये हो गया आपका समीकरण नंबर क्या, 5 हो गया। अब भाई देखिए समीकरण 5 का मान जो है ना इसमें रख दीजिए, समीकरण 4 में M और V की जगह पे क्या रख देंगे, D कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा देखिए P/RT बराबर D बटे
कैपिटल यम, डी बटे कैपिटल यम। अब देखिए आपका क्या है, ये आर टी आपका कहाँ चला जाएगा, यम के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ से क्या कर देंगे, आर टी को इधर कर देंगे और डी आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका इधर कौन बचा, पी बचा, लिखेंगे पक्षांतर करने से आपका समीकरण नंबर कौन आ गया, 6 आ गया, ठीक है। समीकरण 6 का पक्षांतर करने पर, समीकरण 6 का पक्षांतर करने पर बहुत ही देखिए आसान है। 6 का पक्षांतर करेंगे तो आप देखिए क्या आपको करना है, गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है, मतलब घनत्व का आपको निकालना है, ठीक है। घनत्व समानुपाती होगा, तो घनत्व आपका कहाँ है, यहाँ है। आप क्या करेंगे, इस पार्टी को इधर लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए डी अपान यम बराबर आप लिख सकते हैं पी अपान आर टी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिल गया, घनत्व गैस के दाब के समानुपाती ले जाना है, तो घनत्व आपको मिल गया इधर घनत्व। अब आप इसको क्या करिए, इधर ठेल दीजिए और ये इधर ही रहेगा, मतलब हो जाएगा कि आपका डी बराबर आप क्या कर रहे हैं, यम को उधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा यम अपान आर टी, यम अपान आर टी, और ये पी ऊपर ही है तो पी को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको मिल गया इतना, ठीक है। जब इतना आपको मिल गया तो यम क्या है, आणविक द्रव्यमान है। जिस भी गैस की बात की जाएगी ना, कभी भी कहीं भी या न्यूमेरिकल में या कहीं भी, तो गैस का ये क्या है, आणविक द्रव्यमान है। किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका भी कोई न कोई निश्चित मान होता है। आर क्या है, गैस नियतांक, आर की भी एक अपनी वैल्यू होती है, मतलब कि इसका सार्वत्रिक गैस नियतांक का जो मान होता है 0.0821 करके होता है, ठीक है। और टी क्या है, परमताप है, परमताप का मतलब 0 डिग्री केल्विन। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है ना, इसको मैं कवर कर दिया, घेर दिया। मतलब यम आर टी एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। और किसी भी कांस्टेंट को आप कब लगाते हैं, जब किसी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तब लगाते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम हटा रहे हैं, ये लगाए कब थे, जब कोई प्रोपोर्शनल हटा था, तो जब कोई प्रोपोर्शनल हटा था तब ये लगा था। मतलब आप उल्टा कर दीजिए कि इस कांस्टेंट को हटा के वही प्रोपोर्शनल ले आ दीजिए, तो कौन कौन बचे हैं, डी और पी बचा है। और ये हटेगा तब इनके बीच में क्या लगेगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का रेशियो, प्रोपोर्शनल का मान यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, डी प्रोपोर्शनल टू पी। इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका घनत्व और पी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया दाब और ये हो गया समानुपाते। अतः हम लिख सकते, यही आपका क्या हो गया आंसर, मतलब इसी को लिखेंगे प्रूव दैट। अतः इस प्रकार सिद्ध है कि किसी भी गैस का घनत्व सिद्ध है कि किसी भी गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो मजा आ गया होगा आपको सुन करके, देख करके ये, ठीक है, सिद्ध करके आपको कि किस तरह से आपने सिद्ध कर दिया कि गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं सबको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट या रिवीजन करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अच्छा सा नोट भी बना लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ आगे भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपनी पिछली वीडियो अगर नहीं देखें आप तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके पहले भी हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, और इसके पहले जितने भी गैसीय नियम है ना उनको भी समझने की कोशिश किया, और जितने भी अंतराण्विक बल इसमें काम करते हैं किसी भी गैसीय अवस्था में या किसी भी द्रव्य की अवस्था में, तो उन अंतराण्विक बलों को भी हम लोग विस्तार से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे भी मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।